नमस्कार बच्चों, मेरे YouTube चैनल एपीसी स्मार्ट क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम इंडियन इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 भारतीय कृषि की विशेषताएं, समस्याएं और नीतियां, उसका पार्ट नंबर 3 कर रहे हैं। और इस पार्ट नंबर 3 में हम पढ़ेंगे भारतीय कृषि की समस्या। ठीक बेटा, वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नई नई नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक जो है वो है भारतीय कृषि की समस्या। भारतीय कृषि में क्या क्या समस्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहली जो बड़ी समस्या है वो सिंचाई के स्थायी साधनों का अभाव। हाँ भाई, आज़ादी के 70 साल बाद भी हमारे पास 55% ऐसे किसान हैं जिसको वर्षा पर निर्भर करना पड़ता है। मतलब हमारे पास सिंचाई का कोई स्थिर संसाधन नहीं है। स्थिर संसाधन है तो सिर्फ उसमें 45% ही लोग कवर कर पाते हैं, ज़्यादा लोग कवर नहीं कर पाते। बाकी 55% जो किसान हैं वो आज भी बरसात के जल पर ही निर्भर करते हैं। तो बेटा हमारे नोट्स में लिखा है, भारत में फसल खेती अधिकांश रूप वर्षा पर निर्भर करती है। मैंने कहा था ना 55% आज भी ऐसे किसान हैं जिनके पास जो सिंचाई करने का स्थिर साधन नहीं है। सिंचाई के स्थायी संसाधनों का अत्यधिक अभाव है, जैसे नलकूप, नदी आदि। हमारे पास आज भी सिंचाई के संसाधनों का अभाव है। ठीक है, इसकी पहली समस्या। ओके बेटा, भारतीय किसानों की सबसे बड़ी जो हम कह सकते हैं ना, जो बहुत बड़ी समस्या है वो है उनके पास वित्त का अभाव। मतलब उनके पास पैसों का अभाव है। भारत के अंदर आज भी किसान जो है गरीब पद्धति के अंदर काम करते हैं। जब भी उन्हें खेती बाड़ी करनी होती है या कुछ ऐसा छोटा मोटा काम करना होता है, शादी या ब्याह, तो उनको उधार लेना पड़ता है। और उधार लेने के लिए वो बैंक या सरकार द्वारा नियुक्त की हुई संस्था में नहीं जाते, वह गैर संस्थागत जो संस्था होती है वहाँ पे आते हैं। जैसे कि जमींदार है, साहूकार है, बड़े बड़े वो किसान हैं, उनके पास जाना पसंद करते हैं। क्योंकि जब हम वो किसान जो है जब वो बैंकों में जाते हैं तो वहाँ पर उतनी ही रकम नहीं मिलती जितनी वो चाहते हैं। दूसरी उसमें कागजी कार्रवाई ज़्यादा होती है, वो अनपढ़ होते हैं, तो वो उससे बचने के लिए ऐसे लोगों के पास चले जाते हैं जैसे साहूकार वगैरह से अपनी वित्त की सुविधा करने के लिए। और वो जो साहूकार होते हैं वो बहुत मोटी रकम का ब्याज भी लेते हैं और उनका शोषण भी करते हैं। बहुत सारी मूवी आपने देखी होगी, जैसे मर्डर इंडिया वगैरह मूवी है, उसे देख लेना, पता चल जाएगा किसान होते हैं बेचारों के पास क्या क्या प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो अब पढ़ते इसमें क्या लिखा हुआ है। भारतीय कृषि की एक अन्य बड़ी समस्या है वित्त का अभाव। मतलब वित्त नहीं है, उनके पास पैसा नहीं है। अपनी अधिकांश वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए छोटे जो किसान हैं वो संस्थागत की तुलना में गैर संसाधनों जो संस्थागत है उस पर स्रोत पर निर्भर करते हैं। अब गैर संस्थागत मैंने बताया था, संस्थागत मतलब जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त होते हैं, और गैर संस्थागत मतलब जो गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त नहीं होते हैं। ठीक है ना, उस पर ज़्यादातर निर्भर करते हैं। और ये कौन होते हैं बेटा? ये होते हैं हमारे जैसे महाजन, साहूकार, भूस्वामी, मतलब जो ज़मीन के प्रॉपर्टी होते हैं, ज़मीन के मालिक होते हैं। ये बहुत अधिक ब्याज दर वसूल करते हैं। मतलब जब ये लोन देते हैं, उधार देते हैं किसान को, तो उसकी जो ब्याज दर होती है वो बहुत अधिक होती है, इसीलिए वो किसानों का शोषण करते हैं। ठीक है, ये इसका दूसरा पॉइंट। भारतीय कृषि की तीसरी समस्या है परंपरागत दृष्टिकोण। अब ये परंपरागत दृष्टिकोण का मतलब क्या है? भारत के अंदर आज भी किसान बहुत गरीब है, उनके पास छोटी खेती है, मतलब लघु जोते हैं। इस कारण से वो आज भी नई नई टेक्नोलॉजी होते हुए भी परंपरागत में पिछड़ी हुई जो पद्धति है उसको अपनाते हैं, क्योंकि पैसा है नहीं उनके पास। वही चीज़ में लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। इतनी तकनीक के बावजूद भारतीय कृषक अभी भी परंपरागत ज्ञान को अपनाए हुए हैं। उसके लिए खेती करना एक जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन है और वो व्यापार करना नहीं चाहते हैं। मतलब यह है कि आज भी वह किसान जो है वो निर्वाह खेती करते हैं, मतलब अनाज उगाते हैं, गेहूँ चावल वगैरह जो है वो पहले प्रायोरिटी जो है अपने परिवार को देते हैं। मतलब परिवार के लिए खाने पीने का सामान उगाते हैं, व्यापारिक कृषि नहीं करते, जैसे जूट, कपास वगैरह, जिसको बेच के वो व्यापार मतलब लाभ कमा सकते हैं, पैसा आ सकता है। परंतु नहीं, क्योंकि उनकी सोच जो है अभी भी परंपरागत वाली है कि हम अगर
व्यापारिक खेती करेंगे तो खाएंगे क्या, इसलिए वो जीवन निर्वाह खेती ही। जो समस्या है वो है छोटी तथा बिखरी जोतें। अब छोटी तथा बिखरी जोतें मतलब आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी कि भारत में ज़्यादातर किसान के पास जो है छोटी खेतें हैं। चलो छोटी खेत तो चल जाएगा, बिखरी जोत भी है। अब बिखरी जोत मतलब एक खेत नदी के इस पार है, एक खेत नदी के उस पार है, मतलब उनके पास जो खेती है वो छोटी छोटी तो है, और बल्कि छोटी होने के बावजूद वो कई जगह बटी हुई है। तो ऐसी खेतियों को जोतना बहुत मुश्किल पड़ जाता है। ठीक है ना भाई, अभी हम इस खेत की देखभाल करेंगे, उस वाले खेत की देखभाल करेंगे, ये भी एक भारत की जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है। देखते क्या लिखा है, भारत में जोतें न केवल छोटी है अपितु बिखरी हुई है। मतलब छोटी छोटी खेतें परंतु उसके मतलब वह दूर दूर बिखरी हुई है। छोटी जो जोतें होती है आधुनिक तकनीक के उपयोग की अनुमति नहीं देती, बिल्कुल सही। जो छोटी छोटी खेतें होती है उस पर आधुनिकता यूज़ नहीं कर सकते, ट्रैक्टर है या खाद वगैरह यूज़ नहीं कर सकते, रासायनिक वगैरह। हम उसमें परंपरागत या जैविक कृषि पसंद करते हैं। और बिखरी जोतों के कारण प्रबंधक की लागत बहुत बढ़ जाती है। मतलब भी एक खेत इस पार है, एक खेत नदी के उस पार है, तो मुझे जब उसको प्रबंधन करना है, मतलब उसकी देखभाल करनी है, तो उसकी लागत जो है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। भाई मेरे पास एक ही खेत है, उस खेत पे मैं देखभाल करूँगा तो मैं खुद रात को जाऊँगा, चौकीदारी करूँगा, चल जाएगा। पर 2 या 3 खेत हैं तो मुझे 3-4 बंदे चाहिए, जिससे कि उसकी लागत जो है वो ज़्यादा हो जाती है। 5वां पॉइंट है इसके अंदर शोषण कृषक का संबंध। मतलब किसान जो होते हैं उनका शोषण जो है वो पहले भी होता था और आज भी बहुत सारे किसानों को शोषण होता है। आपने देखा होगा बहुत सारे किसान जो होते हैं फांसी लगा लेते हैं, वो इन्हीं कुछ कारण से होता है कि वो लोन ले लेते हैं, लोन पेमेंट नहीं दे पाते और उसके कारण वो फांसी लगा लेते हैं। तो यहाँ शोषण जो है उसका ध्यान थोड़ा सा पड़ना पड़ेगा। पर यहाँ पे मैं जिम्मेदारी बैंक वगैरह की नहीं ले रहा हूँ, मैं उन जमींदारों की या उन साहूकार के नाम ले रहा हूँ जो पैसा देकर बहुत ऊंची मतलब इंटरेस्ट रेट पे उनसे वसूलते हैं। और यहाँ पर हम शोषण की जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं भूमिहीन किसान, जिनके पास भूमि नहीं है, और भूमि देने वाले किसान जो जमींदार हैं, बड़े किसान हैं, उनके बीच की बात हो रही है। जो बड़े किसान होते हैं ना, वो भूमिहीन किसानों को अपनी ज़मीन पट्टे पे देते हैं और सारी मेहनत, सारा पैसा जो है भूमिहीन किसान लगाता है, और उसके बदले उस भूमि के मालिक को वो एक ऊंची दर पर लगान देता है। वह सरकार तो कहती है कि 1/3 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, पर आपको पता है ज़्यादातर ऐसे काम लीगल नहीं होते, लीगल तरीके से ही करे जाते हैं, तो वो उनसे अच्छी खासी मोटी रकम वसूल करते हैं। इसीलिए जो भूमिहीन किसानों का शोषण होता है हमारी कृषि के अंदर। तो बेटा इसमें लिखा है कि कृषक संबंधों के अभिप्राय भूस्वामी तथा पट्टेदारों के बीच व्यावसायिक संबंधों से है। मतलब जो भूस्वामी है भूमि के और जो किराए पे लेते हैं उनके बीच संबंध से है। भूस्वामी स्वयं बहुत कम खेती करते हैं, अत्यधिक ऊंचा लगान लेते हैं तथा शोषण करते हैं। बिल्कुल सही, वह अत्यधिक ऊंचा लगान लेते हैं, शोषण करते हैं। शोषण मतलब क्या, अगर खेती हो या ना हो भाई उनको तो अपना लगान चाहिए ही चाहिए। ठीक है, ये इसका पॉइंट है, व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव। मतलब भारत देश के अंदर आज भी हमारे पास अच्छी मार्केटिंग नहीं है किसानों के लिए। मतलब किसानों के पास ऐसा बाज़ार उपलब्ध नहीं है कि वो अपनी फसल को अच्छे दामों पर बेच सके। आज भी उनको बड़े साहूकार या जो गांव के बड़े बड़े व्यापारी होते हैं वो उनका शोषण कर लेते हैं। उस शोषण के पीछे बात होती है कि वो जो किसान होते हैं ना वो उन्हीं से उधार लेते हैं। जब वो उनसे उधार लेते हैं तो माल भी उनको बेचने के लिए मजबूर और विवश हो जाते हैं। और जो हमारी सरकारी जो संस्था है बहुत दूर होती है और वहाँ पे भ्रष्टाचार के कारण वो अपना जो माल है वो सही तरीके से बेच नहीं पाते। इसलिए प्राय जो छोटे किसान होते हैं वो इस व्यवस्था के कारण पिछ जाते हैं और उनको उनकी मेहनताना मतलब उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिल पाता। ठीक है ना, क्योंकि एक तो सरकार का जो संस्था होती है बहुत दूर दूर होती है, वहाँ पे भ्रष्टाचार चलता है, और जो गांव होते हैं वहाँ पे महाजन साहूकार जो होते हैं वो ब्याज या उधार देने के उसमें एवज में उनसे फसल जो है सस्ते दामों पे ले लेते हैं। देखो नोट्स में क्या लिखा है, पढ़ते हैं। व्यवस्थित विपणन प्रणाली का अभाव, ये कैसे, कृषि उपज की विपणन प्रणाली बहुत ही अव्यवस्थित है। बिल्कुल सही, आज भी कृषि के माल के लिए जहाँ मार्केटिंग करेगा वह अव्यवस्थित है। छोटे किसानों की बहुत बड़ी संख्या आज भी अपने उत्पाद को स्थानीय मंडियों में कम कीमत पर बेच रहे हैं। क्या बेटा, कम कीमत पर बेच रहे हैं।
ऐसा करना उनकी व्यवस्था भी है। वह महाजनों और साहूकारों को, जो जो लोकल होते हैं, उनके मध्यस्थों द्वारा लिए गए ऋण के बदले वे अपनी उपज को बेचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ये इसका 6 और अंतिम पॉइंट था। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और आपको वीडियो कैसी लगी इसके बारे में हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पार्ट समझ नहीं आया है, मैंने अपना व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, आप वहाँ जाकर आप मुझे वो सवाल भी पूछ सकते हैं। अपनी इंडियन इकोनॉमी की कोई भी परेशानी, कोई भी क्वेश्चन जो है अगर आपको समझ में नहीं आता है तो उसको कटिंग करके, मतलब स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझे भेज दें। मैं जल्द से जल्द आपको उसका क्वेश्चन का आंसर जो है भेज दूँगा। ठीक है बेटा, अगर आपको ये आप मेरे चैनल पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी दबा दें, ताकि आपको जब भी हम इंडियन इकोनॉमिक्स की वीडियो अपलोड करें आपका उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। बाकी पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट में, यानी कि कृषि संबंधी सुधार करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए गुड बाय।